पहला क्या था, प्रोटीनेशियस और एमाइड, और दूसरा था एस्ट्रोइडल। एस्ट्रोइडल का क्या नेचर था, क्रॉस करेगा। देन ही सी हियर द एस्ट्रोइडल हार्मोन इज लिपिड सोलेबल हार्मोन। एस्ट्रोइडल जो भी हार्मोन्स हैं एंड ऑल द हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम द कहाँ से, सेक्स एस्ट्रोइड्स, मतलब ओवरी और टेस्टिस से जो भी, जैसे आपको प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, ये जो हार्मोन्स हैं वो क्या हैं, एस्ट्रोइडल हैं। प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, ये जो भी हैं क्या हैं, वो एस्ट्रोइड डेरिवेटिव्स हार्मोन हैं। ये एस्ट्रोइड से मतलब सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स भी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, वो बतलाया जाएगा। तो वो जो सिंथेसाइज होता है बिकॉज इट इज़ द एस्ट्रोइडल, ये एस्ट्रोइड है। तो लिपिड के जो लेयर्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, समझा चुके हैं हम पहले, उसको ये क्रॉस कर जाएगा, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसको ये क्रॉस कर सकता है। तो जो लिपिड सोलेबल हार्मोन्स हैं दे क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ब्लड, क्योंकि हार्मोन कैसे फ्लो कर रहा है, ब्लड से। हार्मोन जो है वो फ्लो कर रहा है ब्लड से, उसके पास कोई डक्ट नहीं है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट, उसके पास कोई डक्ट नहीं है। दे मूव्स थ्रू द ब्लड, ये ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में जा रहा है। एंड द लिपिड सोलेबल जो हार्मोन्स हैं दे पासेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करेगा एंड देन कम्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कहाँ पे आ जाएगा वो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एंड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकॉज इट पासेस टू द कैपिलरी, ये कहाँ से पास कर रहा है, कैपिलरी से। तो वहाँ भी इंडोथेलियल सेल्स है, उसके लेयर्स हैं ब्लड के। तो देन फ्रॉम द कैपिलरी इट कम्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इट कम्स इन द साइटोप्लाज्म थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो in plasma membrane, when I initiated my first class or second class, I told you that the specific receptors are present in the cytoplasm or nucleoplasm. Cytoplasm और nucleoplasm में क्या होते हैं, specific receptor cells present होते हैं. Then specific receptors are responsible for a specific binding विद द रेस्पेक्टिव हार्मोन। ऐसा नहीं कि हर रिसेप्टर हर एक को बाइंड कर लेगा, हम पढ़ा चुके हैं वहाँ पर प्रोटीनेशियस में कि हर एक के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। तो यहाँ भी जो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे उस हार्मोन के लिए। देन द सेकेंड, हम लोग देखेंगे क्या क्या है, बट हियर द हार्मोन बाइंड्स विद द रिसेप्टर, स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। देन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इट कम्स इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। एंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म समटाइम्स इट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए, और समटाइम्स इट इज एसोसिएटेड विद द अदर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर। एंड after the reception of the nucleoplasmic receptor it combines with the regulatory sequence of the DNA। जो डीएनए का रेगुलेटरी सीक्वेंस है वहाँ पे क्या करेगा, जाके कंबाइन कर जाएगा। एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन विद द और आफ्टर एसोसिएशन विद द रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, चेंजेस द नेचर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। And when the nature of transcription is changed, then it is responsible for the different type of messenger RNA। तो ये क्या बना देगा, एक different type of messenger RNA का निर्माण करेगा। That messenger RNA comes outside in the cytoplasm from the nucleus and it is responsible for the synthesis of a new polypeptide, a new polypeptide that is enzyme। वो क्या है, एंजाइम है। एंड दैट एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या, चेंजिंग ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन एज वी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोटीनेशियस हार्मोन। क्लियर? दैट मीन्स द मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रोइडल हार्मोन आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप। कितने स्टेप में ये जा रहा है, 4 स्टेप्स में। कौन कौन सा? फर्स्ट, लिपिड सोलेबल हार्मोन डिफ्यूजेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसे डिफ्यूज कर रहा है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, बाइंड्स विद द रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से बाइंड कर रहा है, फॉर्मिंग ए रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, एक रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स इंटर्स द न्यूक्लियस एंड ट्राइगर्स जीन ट्रांसक्रिप्शन, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को, नेचर को चेंज कर रहा है। जीन ट्रांसक्रिप्शन के नेचर के बाद क्या हो रहा है कि ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन दैट अल्टर सेल एक्टिविटी, वो सेल एक्टिविटी को चेंज कर देगा। इट इज द बेसिक स्टेप्स ऑफ द मैकेनिज्म फॉर द स्टेरॉयडल हार्मोन्स। क्लियर है? पहला स्टेप क्या है, टू क्रॉस, फर्स्ट स्टेप है कि दैट हार्मोन इज क्रॉसेस, हार्मोन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है किस चीज़ को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो हम समझाने के दौरान, बहुत नए बच्चे हैं आज, तो वहाँ भी हम बोले थे कि इट इज़ द नेचर ऑफ द फॉस्फोलिपिड, ये किसका नेचर है, फॉस्फोलिपिड का। कहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये फॉस्फोलिपिड कहाँ पर है, हाँ सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉजेज चेंजेस विद इन ए सेल बाय फर्स्ट पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ द टारगेट सेल, टारगेट सेल को वो क्रॉस कर रहा है। स्टेरॉयड हार्मोन्स अनलाइक नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स, क्योंकि दो तरह के हार्मोन्स हो रहे हैं, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दैट आर द टू टाइप्स, वन इज स्टेरॉयड एंड सेकंड इज नॉन स्टेरॉयड। नॉन स्टेरॉयड क्या है, प्रोटीनस और एमाइड, प्रोटीनस और एमाइड जो है वो क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है। तो यहाँ पर इसीलिए उसको प्रोटीनस और एमाइड नहीं करके क्या लिख दिया गया है, स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल। देन unlike non-steroidal hormones can do this because they are fat soluble, क्योंकि ये फैट soluble है तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ ए फॉस्फोलिपिड, हम समझा चुके हैं, बाइलेयर विच प्रिवेंट्स फैट इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफ्यूजिंग इनटू द सेल, ये हम समझा चुके हैं। क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन लिपिड है तो वो क्या करेगा, फैट सोलेबल्स या फैट सोलेबल हार्मोन्स नहीं, फैट सोलेबल जो भी कंपोनेंट होंगे वो उसको आने जाने देगा, बट जो फैट सोलेबल्स नहीं होंगे उसको वो आने जाने नहीं देगा। फर्स्ट, स्टेरॉयड हार्मोन्स पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। सेकेंड, वही फर्स्ट जो चार लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, द स्टेरॉयड हार्मोन बाइंड्स विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर which are represented in the diagram in the cytoplasm. Third, the receptor bound steroid hormone travel into the nucleus and bind to the another specific receptor of the chromatin. Chromatin पे जाके वो bind करेगा. The steroid hormone receptor complex cells calls for the production of messenger RNA. वो नए messenger RNA को करेगा. Molecules which code for the production of the proteins. These are the 4 steps. Then here, what is important for the hormone? Because the gene regulation is not the part of the endocrinology. Gene regulation is the part of your genetics and molecular biology. वो यहाँ का पार्ट नहीं है. But what is important here? Which type of receptors are present? Which receptors are specific for the specific hormones? Which the nature of the receptors or the working nature of the receptors? Nature क्या है और उसका working nature क्या है receptors का? ये यहाँ पर important है. ये हम लोग उसको देखेंगे. बाकी the crossing is not here because the crossing is the part of the transport of the membrane. वो जो ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन का, ये उसका पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेल फिजियोलॉजी, एंड दैट मीन्स द फर्स्ट एंड फोर्थ आर द पार्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस. फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ द सेल फिजियोलॉजी एंड फोर्थ इज द पार्ट ऑफ द मॉलिकुलर जेनेटिक्स और जेनेटिक्स जो भी होगा. नाउ वी कन्फाइंड हियर फॉर द सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट, दैट इज द रिसेप्टर्स. And what type of receptors? Some receptors present in the cytoplasm and some receptors present in the nucleoplasm. And what is the mode of the receptor transfer? Receptor transfer का mode क्या है? Receptor क्या है? And how the receptors combine with the chromatin or DNA. Clear? Here you see the intracellular receptors. Intracellular receptors. That means the receptors present within the cell. कैसा रिसेप्टर? हार्मोनल रिसेप्टर. देयर आर नंबर ऑफ रिसेप्टर्स. यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स हो सकते हैं. तो
यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर डिस्कसिंग हियर फॉर द हार्मोनल रिसेप्टर्स। हम जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हार्मोनल रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे प्रोटीन ट्रैफिकिंग हो गया या ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल्स हो गया, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में। देन द रिसेप्टर्स, जब भी हम बात करेंगे किसी रिसेप्टर्स का, तो रिसेप्टर्स आर ऑलवेज ऑफ द प्रोटीनस नेचर। रिसेप्टर जब भी होगा तो क्या होगा? प्रोटीनस नेचर होगा। हम प्रोटीनेशियस हार्मोन में भी हम लोगों ने देखा इन प्रीवियस क्लासेस कि वहाँ पे जो भी रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीनस हार्मोन के भी अगर रिसेप्टर्स हैं तो दे आर फॉर्म बाय द प्रोटीन्स। वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। दैट मीन्स द पॉलीपेप्टाइड चैन, वो बना हुआ किस चीज से? पॉलीपेप्टाइड चैन से, ठीक है। देन द पॉलीपेप्टाइड चैन, एंड व्हाट इज द व्हाई द नेचर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चैन डिफर्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। पॉलीपेप्टाइड चैन जो होता है उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो किस चीज पे डिफर करती है, किस पे आधारित होता है? ये जो पहले से क्लास में आ रहे हैं उसमें से कुछ दिमाग लगाइए, बताइए। जो आज पहली बार है उनको तो कुछ आधा आएगा दिमाग में, आधा आएगा भी नहीं। जो पहले से आ रहे हैं वो बतलाइए कि कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई पॉलीपेप्टाइड चैन है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कौन डिटरमाइन कर रहा है? हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कर रहा है, हम आप लोगों को बतला रहे हैं ऑलवेज। कभी भी एक दिन और आपको क्लास में हम बतलाए थे कि प्रॉपर्टी ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशनल सेटअप ऑफ द क्या? पॉलीपेप्टाइड चैन। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एंड इफ यू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन देन द प्रोटीन लूजेस द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अगर उसके आप इसको कॉन्फ़िगरेशन को लूज कर देते हैं तो वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? लूज कर देगा। जैसे सपोज सम एंजाइम इज प्रेजेंट, अभी हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन से हम लोग करते आ रहे हैं कि सम फॉस्फोराइलेटेड और डीफॉस्फोराइलेटेड टू रेगुलेट द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी हार्मोन एक्शन। वो क्या कर रहा है? फॉस्फोराइलेट हो रहा है और डीफॉस्फोराइलेट हो रहा है, यही हो रहा है ना। एक्चुअली ये हो क्या रहा है? व्हाट हैपेंस एट ग्रासरूट लेवल, ये क्या हो रहा है वहां पर? Because the phosphorylation and dephosphorylation is responsible for the changing of the configurational setup. वो क्या कर रहा है? उसके कॉन्फ़िगरेशनल सेटअप को चेंज कर रहा है। अगर सपोज करिए कि कोई फॉस्फोराइलेशन करने के बाद इफ एनी पॉलीपेप्टाइड चैन चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन, बायोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा? वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लूज कर देगा। सम कुछ हो सकता है, क्या करेगा कि फॉस्फोराइलेशन के बाद वो बायोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रहा, तो क्या कर देगा? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इनिशिएट कर देगा। वाई सो इन माई अर्लियर क्लासेस आई एम सेइंग, और हमने समझाया भी है, हमने बतलाया भी है कि द फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइदर एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम सिस्टम, ठीक है, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर। वहाँ पे हम बोले हैं इस चीज़ को। तो what happens? It is responsible for the biological changing of the biological configuration in any system. हम आप लोगों को बार बार ये समझा रहे हैं, आप लोग क्लास ही नहीं आइएगा, कैसे काम चलेगा? बार बार बोल रहे हैं। अभी उस दिन भी हम बतलाए थे कि नोबेल प्राइज इसी पे मिल गया। वो कोई बहुत काम तो रॉकेट होगा ही, ऐसा नहीं है कि नोबेल प्राइज इससे मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत माने सोफिस्टिकेटेड वर्क है, मतलब सोफिस्टिकेटेड इन ए सेंस की विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंटेशन के आधार पे वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। सोफिस्टिकेटेड तो है ऑन द बेसिस ऑफ द एआई एनालिसिस। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस, वहाँ तो है वो सोफिस्टिकेटेड। जैसे आपको डीएनए में वाटसन एंड क्रिक को मिल गया नोबेल प्राइज, मिला था ना? क्या था? इंस्ट्रूमेंटेशन तो बहुत था नहीं वहाँ पर। दे प्रेजेंटेड ए मॉडल, उसने क्या किया? एक मॉडल को प्रेजेंट किया, ठीक है, वो वर्क है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। और यही इस बार हुआ है। इस बार जो नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में, उसमें 2 आदमी गूगल का वर्कर है। अगर आप लोग पढ़िए उसको तो कहाँ का है? गूगल कंपनी का वर्कर है, उसका जो रिसर्च विंग है वहाँ का वर्कर है वो। एंड दे डेवलप्ड ए सॉफ्टवेयर फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट प्रोटीनस कॉन्फ़िगरेशन एंड इन दिस वे द सॉफ्टवेयर इज एबल टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसको वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। जिसका मन कर आप बना लीजिए, डॉकिंग सिस्टम बना लीजिए, दैट इज द डॉकिंग सिस्टम। दैट मीन्स इट इज वाइडली यूज्ड इन द मेडिसिन, इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड फॉर द एनालिसिस ऑफ द प्रोटीन्स एट द इनिशियल लेवल। बहुत बड़ी चीज है ये। जितने प्रोटीन्स है उसको आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लाइकली द प्रोटीन जो भी होगा या आपका जो डीएनए है, इफ डीएनए लूजेस द कॉन्फ़िगरेशन, आपने पढ़ा ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म, सी फॉर्म, बहुत सारे डीएनए के फॉर्म को आपने पढ़ा होगा। उसमें बायोलॉजिकली एक्टिव कौन सा है, विच फॉर्म इज बायोलॉजिकली एक्टिव? कौन जेड बोली है, मारेंगे एक छटकन गाले पर। बी फॉर्म। वॉटसन एंड क्रिक एक्सप्लेन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। जेड तो इनएक्टिव होता है, जेड इज द इनएक्टिव, बी इज ऑल्सो इनएक्टिव, ये सब इनएक्टिव फॉर्म है। तो यहां जो बी और जेड बोला जा रहा है या आपको ए बोला जा रहा है, क्या है? इट इज द कॉन्फ़िगरेशनल सेटअप ऑफ द डीएनए। ये क्या है? ऐसा नहीं है कि उसमें नाइट्रोजन बढ़ जा रहा है या एडेनिन बढ़ जा रहा है या एमिनो एसिड बढ़ जा रहा है, सॉरी एमाइनो ग्रुप बढ़ जा रहा है, या कोई ग्वानिन तो एक कंपोनेंट हो गया, उसके कोई मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर ही है, अगर एडेनिन है तो एडेनिन ही है, फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फोरिक एसिड ही है, बट दे रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कैसा कॉन्फ़िगरेशन? स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप हैं ना, तो आपका एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक मोटाई है, क्योंकि आप विजिबिलिटी दे रहे हैं, मतलब एक बड़े रूप में है तो आपको दिखलाई दे रहा है। बट इफ एटम्स इज प्रेजेंट, अगर कोई एटम्स हुए तो वो उसका भी एक स्पेशल अरेंजमेंट होगा, उसका एक स्पेस होगा, ठीक है। तो लाइकली हियर ऑल्सो द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इट इज एक्चुअली ये किस चीज का बना हुआ है? पेप्टाइड का। अभी हम बोल रहे हैं कि इट इज द पेप्टाइड। जो भी रिसेप्टर्स होंगे ऑल आर फॉर्म बाय द पेप्टाइड्स। यहाँ ये भी एक पेप्टाइड्स का बना हुआ है। इंट्रासेलुलर जो भी रिसेप्टर्स हैं वो किस चीज के हैं? पेप्टाइड्स के हैं, ठीक है। अगर इफ इट इज ऑफ द पेप्टाइड्स तो इसके सीक्वेंस होंगे, जिसका एक एंड पे क्या होगा? एमिनो ग्रुप, और दूसरे एंड पे होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। इफ यू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन, द पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ द एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स से मिलकर वो बन रहा है, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स के एक एंड पे अगर बहुत सारे एमिनो एसिड्स जुड़ रहे हैं, इफ द एमिनो एसिड्स आर पॉलीमराइज्ड, then one end represents the amino group, amino functional group, and another end represents the carboxylic functional group. एक एमाइनो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप को COH, H and R. It is the common formula for the amino acid. It is the general formula of the amino acid, in which alpha carbon is associated with the carboxylic group and amino group, alkyl group, and H, except the glycine and proline. Except the glycine and proline. Glycine and proline do not follow this common formula. And here, what is the one amino acids? And this one is the second amino acids. And R represents variation. That alkyl group represents variation. Okay? Both the acidic and basic groups are present here. Because both the acidic and basic groups are present here, it represents the ionic forms also. Which is referred as the deuterium ion. And here HNH2O is released
and forms the polypeptide bond. Form the polypeptide bond. Here it is form the polypeptide bond. This polypeptide bond, if it is extended 1, 2, 3, 4, 5, 6, that means one end always contains the amino end and one end also contains the carboxylic end. And when the primary protein strand is synthesized, and after the synthesis, they acquire the secondary configuration. That is the biological configuration by the folding of the primarily synthesized polypeptide chain. And that configuration is responsible for the biological properties. Okay? Here, the polypeptide chain is present. It is unfolded structure. It is unfolded structure. Here I am representing the unfolded structure. ये folded नहीं है. And here the end contains the two ends, amino ends and carboxylic ends. And the chain is divided into three parts that represent the formation of three domains. That represents the formation of three domains. First one is responsible for from the amino end. From the amino end, responsible for the interaction with the other transcription factor. ये जो transcription factors हैं, which are responsible for the transcription of the DNA sequence, उसको ये control करेगा. Second one is the DNA binding. ये कहाँ पे bind करेगा? DNA से. And third one is the hormone binding. ये किससे bind करेगा? Hormone से. That means hormone binding is present at the carboxylic end. Hormone binding domain जो है वो कहाँ पे present हो रहा है? Carboxylic end पे. And when the hormone combines here, it carries to the DNA. ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? DNA के पास. And from the DNA, this sequence, DNA binding domain is combined with the DNA, and now this sequence is responsible for the changing of the nature of the transcription. Clear? Now, here it is the common representation. It is the common representation. But the actual nature of the cytoplasmic receptors for the hormones and nucleoplasmic receptors for the hormone are different. ठीक है? Why so? In my third class, I said you that it is referred as the signal transduction. It is also referred as the signal transduction. That signal is received from the hormone or from the endocrine gland, and that it is transduced from a step to the cell, and it is responsible for the changing of the metabolic activities. Steroid, now you come here. Steroid and thyroid hormone receptors are membrane of a large group subfamily. When again you remember that when I talk to you with the amide hormones, I told you that some amide hormones work through the first messenger, second messenger hormone, and some amide hormones work through the cytoplasmic receptors. Some carries, some received by the secondary messenger, like the catecholamines, which I described already. I described catecholamine by the calcium calmodulin system. And second one, that is the amide. That is, amide has both nature. Amide represents both natures, like the steroid and like the protein. Some received by the receptors and some crosses to the membrane. And when crosses to the membrane, it is received by the cytoplasmic receptors or intracellular receptors of the hormone. Like here, you see here the thyroid hormone. Thyroid is also the amide hormone because it is the tyrosine derivative. It is the tyrosine derivative. Then here the steroid and thyroid hormone receptors are membrane of a large group of transcription factors. इसके पास बहुत सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है. Here it is responsible for the association with the transcription factors. In some cases, multiple forms of a given receptor are expressed in cells, adding to the complexity of the responses. कुछ समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पास रिसेप्टर्स है, तो कुछ समय क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी में जाके वो
एक्शन करना शुरू करेगा, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज रिसेप्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। जितना भी है ये हम बतला रहे हैं सब क्या है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन दैट हैज इन द सिंपलेस्ट एनालिसिस 3 डिस्टिंक्ट डोमेन। 3 डोमेन है, अभी हम जो समझा रहे हैं वही आगे लिखा गया होगा। द एमिनो टर्मिनस, यहाँ पे in most cases this region is involved in the activating or stimulating transcription by interacting with other components of the transcriptional machinery, because ट्रांसक्रिप्शन मैशिनरी के पास अपना, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़े होइएगा तो आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं आप लोग? अरे ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हैं, हम कोई बोलेगा नहीं। प्रोकैरियोट में पढ़े कि यूकैरियोट में पढ़े? दोनों में पढ़े। अरे पढ़े किस में? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए, पर्टिकुलरली द सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए। तो किस में पढ़े? प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में या दोनों में? हम बोलेगा इंग्लिश। बिकॉज देयर आर डिफरेंसेस, उसमें प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, डिफरेंस है, एक समान नहीं होता है। द फैक्टर्स आर डिफरेंट। वहाँ पे क्या है, फैक्टर्स क्या है, वो डिफरेंट हैं। प्रोकैरियोट में बहुत कम होता है, यूकैरियोट में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है वहाँ पर। अब क्या पता आप पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ पे हैं? हाँ, कम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी। तो ये उस ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के जो कंपोनेंट्स हैं उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। द सीक्वेंस इज हाईली वेरिएबल अमॉन्ग डिफरेंट रिसेप्टर्स। अब क्या होगा कि देयर आर द, अभी हम बोले कि द टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स आर, a number of the receptors are present. That means the receptors vary on the nature of the कौन सा, interacting domains with the transcriptional factor। यहाँ पे उसमें वेरिएशन है, एक समान नहीं है, हर एक रिसेप्टर एक समान नहीं है। सेकेंड, द डीएनए बाइंडिंग डोमेन। सेकेंड क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। Amino acids in this region are responsible for binding of the receptor of a specific sequence of the DNA। वो DNA के किस सीक्वेंस से बाइंड करना है उसको मालूम है, वहाँ पे जाके वो बाइंड करेगा। थर्ड वन, द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और लीजेंड बाइंडिंग डोमेन। हमने आपको पहले भी समझाया, लीजेंड बाइंडिंग मीन्स व्हाट इज नेचर ऑफ द लीजेंड बाइंडिंग। हम बतलाएं, प्रोटीन वाले में हम बतलाएं, प्रोटीन में भी लिखे हैं कि हार्मोन रिसेप्टर एसोसिएशन इज द लीजेंड लाइक, वहां भी हमने बोला था। तो क्या मतलब हुआ इसका, लीजेंड लाइक का मतलब? अरे जो पहले से आ रहा है वो भी तो कुछ बतलाओ सब। लीजेंड लाइक का मतलब हम बोले थे कि केमिस्ट्री में भी आप देखिएगा, जब डी ब्लॉक एलिमेंट कहीं एसोसिएट करता है तो वो लीजेंड का मतलब क्या है, जो हट सकता हो, जुड़ सकता हो, हट सकता हो, जुड़ सकता हो। सिंपल लैंग्वेज में हमने यही बोला था। तो जहाँ भी ऐसा एक सिंपल समझने के लिए हमने बोला था कि जो एसोसिएट और डिसोसिएट हो सकता हो वो क्या हो गया, लीजेंड लाइक। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन है वो क्या है, लीजेंड लाइक, मतलब वो हट सकता है और जुड़ सकता है। फिर हार्मोन आया, हट जुड़ गया, फिर हट गया, फिर जुड़ गया, फिर हट गया। दैट मीन्स इट इज द लीजेंड लाइक, ये लीजेंड की तरह है। क्लियर? एक चीज और बतलाइए, इसको आप लोग समझ रहे हैं, डोमेन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, पहले भी हम बतला चुके हैं डोमेन, फिर पूछ रहे हैं डोमेन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? डोमेन का मतलब हुआ कि द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस फॉर्म ए स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का अलग अलग रीजन। ठीक है, एक छोटा छोटा एरिया, एक छोटा छोटा रेंज जो है वो अगर बना रहा हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। एक पूरा पॉलीपेप्टाइड जो बना रहा है, पूरा पॉलीपेप्टाइड अगर जिस स्ट्रक्चर को बना रहा है, दैट इज नॉट डोमेन, वो डोमेन नहीं है। लेकिन एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में अलग अलग रीजन, एक छोटे छोटे रीजन्स के रूप में एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रहा है, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर रहा है, तो क्या हो गया, वो डोमेन हो गया। तो ये अभी तो हम बोल रहे हैं कि ऑल थ्री फॉर्म्स द थ्री डोमेन्स। यहाँ पे क्या बनाएगा, 3 डोमेन को बना रहा है। क्लियर? वाई सो हियर द एमिनो टर्मिनस डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड कार्बोक्सिलिक टर्मिनस डोमेन, इसको लिखा हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं?
अब यहाँ पे देखिए इसके जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है बाइंडिंग विथ रिसेप्टर एंड बाइंडिंग विद द जेनेटिक मटेरियल। ये दो जो पार्ट हो रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग एंड इंटरेक्शन विथ डीएनए, इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन। तो डोमेन तो है, रिसेप्टर्स में क्या है, डोमेन से 3 डोमेन से, एक क्या है हार्मोन्स बाइंडिंग डोमेन, दूसरा क्या है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और तीसरा जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बाइंडिंग डोमेन। तो हार्मोन बाइंडिंग जो होगा एट फर्स्ट व्हेन हार्मोन इंटर्स विद इन द सेल इट कंबाइंस विद द हार्मोन बाइंडिंग डोमेन्स दैट being lipid steroid hormone enter the cell by simple diffusion across the plasma membrane and here अभी हमने बोला है कि 2 hormones because it is the work on the receptor mechanism is not completely known for all hormones। हम पहले दिन भी बोले हैं कि ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ द रिसर्च, इस पर भी बहुत सारे रिसर्च भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबका स्टडी हो चुका है, बट सम हार्मोन्स आर स्टडीड, और जो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है जैसे इंसुलिन हो गया, थायराइड हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सब जो इम्पॉर्टेंट है मतलब क्लिनिकली जो इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन काइंड के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी होता है। रिसर्च का मतलब ही होता है कि यू शुड प्रोड्यूस सम इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स और सोसाइटी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए जो नेसेसरी है, उसके रेस्पेक्ट में आप शोध करके कुछ दुनिया को दे, कुछ समाज को दे। इट इज़ द मेन मोटिव फॉर द एनी रिसर्च। ऐसा नहीं है कि जैसे बीएन मंडल में, नाम नहीं लेना चाहिए नेट पे आ जाए, ऐसा नहीं है कि आप जो शोध कर रहे हैं वो फालतू कहीं से उतार लिए और लिख के दे दिए, ठीक है आपको डिग्री मिल जाएगा, बट इट इज यूजलेस, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जैसे हार्मोन है तो थायराइड पे और एस्ट्रेडियल पे, मतलब एस्ट्रॉयड पे, ओवेरियन हार्मोन पे और थायराइडल हार्मोन पे इसका वर्क हुआ है एक्सटेंसिवली। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एस्ट्रॉयडल हार्मोन इंटर बाय द सिंपल डिफ्यूजन, इट इज कॉमन, क्योंकि एस्ट्रॉयडल है तो सिंपल डिफ्यूजन से आ जाएगा। थायराइड हार्मोन इंटर द सेल, थायराइड पे वर्क हुआ है, एस्ट्रेडियल पे वर्क हुआ है। तो थायराइड हार्मोन इंटर द सेल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थायराइड में अभी हमने बोला कि थायराइड क्या है, ये एमाइड डेरिवेटिव है, ये एमिनो डेरिवेटिव है। तो व्हेन इट इज द एमिनो डेरिवेटिव इट कैन नॉट पास डायरेक्टली थ्रू द लिपिड लेयर, ये डायरेक्टली थ्रू द लिपिड लेयर पास नहीं करेगा। ऑफ कोर्स इट इज डिफ्यूज्ड, ये डिफ्यूज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगा, बट द डिफ्यूजन इज मेडिएटेड थ्रू ए carrier present in the plasma membrane, and when such type of diffusion is observed it is referred as facilitated diffusion। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो थायराइड हार्मोन जो इंटर कर रहा है वो कैसे कर रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। द रिसेप्टर एग्जिस्ट आइदर इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और न्यूक्लियस में भी हो सकता है, विच इज वेयर दे मीट द हार्मोन, जहाँ ये हार्मोन से मिले। When हार्मोन बाइंड्स टू रिसेप्टर, जैसे हार्मोन क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक सीरीज ऑफ इवेंट्स होकर, तो एक कैस्केडिक या सीरीज एक वर्क होगा। रिसेप्टर एक्टिवेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। अभी हम बोल रहे हैं, अभी हम पहले भी समझाए कि प्रोटीन जो भी होंगे दैट कॉन्फिगरेशनल जो उसका जो नेचर है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं या उसका कॉन्फ़िगरेशन किसी कारण से चेंज होता है तो कहीं ना कहीं उसके जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजी और द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोटीनेशियस हार्मोन और एनी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैज कैरेक्टरिस्टिकली चेंज्ड। अगर वो उसका चेंज कर रहा है, नाउ द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंज, तो उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी वो चेंज करेगी। एंड व्हेन इट कंबाइंस इट इंड्यूसेस द कॉन्फिगरेशनल चेंज। जैसे ये कंबाइन किया हार्मोन, ये इसके रिसेप्टर को क्या करेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन को सीरियली एक सीरीज के द्वारा क्या करेगा,
चेंज करेगा। द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन इज दैट द रिसेप्टर बिकम्स कॉम्पिटेंट टू बाइंड द डीएनए एंड व्हेन इट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन, व्हेन इट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा, नाउ इट प्रॉपर्टी इज चेंज एंड इट कम्स एट द साइट ऑफ द जीनोम और इट कम एट द साइट ऑफ द क्रोमेटिन और एट द डीएनए एंड कंबाइन विद द डीएनए। ये क्या करेगा, इसका जो बाइंडिंग डोमेन है वो उससे कंबाइन कर जाएगा। एक्टिवेटेड रिसेप्टर बाइंड टू हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, ये कहाँ से कंबाइन कर रहा है, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से, विच आर शॉर्ट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। वो कहाँ से, डीएनए के किस पार्ट से कर रहा है, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से, और वो क्या है, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है, विच आर लोकेटेड इन प्रमोटर्स ऑफ हार्मोन रिस्पॉन्सिव जीन्स। क्लियर, वहां पे आप पढ़े होइएगा, हमने क्या बोला कि इट कंबाइंस एंड कम्स एट द रेगुलेटरी सीक्वेंस, और जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, अगर आप उसको देखिएगा तो उसमें प्रमोटर है, ऑपरेटर है, रिप्रेसर है, रेगुलेटर है, बहुत सारे जीन्स है। दे आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड, वो ट्रांसक्राइब नहीं होता है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म। ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म जो हो रहा है उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये कहां पे, प्रमोटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी सीक्वेंस। तो ये कहां पे जा रहा है, कहां पे, ये कहां पे लोकेट है, प्रोमोटर साइड पे, प्रोमोटर जीन पे ऑफ हार्मोन रिस्पॉन्सिव जीन्स। इन मोस्ट केसेस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बाइंड डीएनए इन पेयर्स, क्योंकि एक 3-5 है और एक 5-3 भी है। अगर एक से बाइंड कर गया तो दूसरा तो काम कर सकता है ना, तो वो दोनों स्ट्रैंड पे जाके कंबाइन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम दीज जीन्स टू विच द रिसेप्टर इज बाउंड इज अफेक्टेड। तो जैसे वो बाइंड किया तो जो उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था जिस डीएनए का, जिस जीन का, वहां पे वो क्या करेगा, उसको अफेक्ट कर देगा। Here, if you observe the DNA, just I am giving some backup, हम आपको थोड़ा सा बैकअप दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब मुंह बना के बैठे हुए हैं और हमको लगा कि आप लोग कुछ समझ में आ नहीं रहा है। And here it is the DNA, okay? Majority of the DNA in the eukaryotic cells, I am not asking here for the prokaryotic cells. Majority of the DNA in eukaryotic cells and roughly the 55 to 60%, 55 to 60% of the DNA is non-transcribing, in eukaryotic cell, and only 10% at a time are active. Only 10% at a time are active. That is the non-transcribing, it is the characteristics of the eukaryotic nature. It is the eukaryotic genomic nature. And in the eukaryotic genomic nature, second characteristic is the multiple availability of any genic sequence. Genic sequences are present in the multiple number, except someone, कुछ को छोड़कर। एक ही जीन है तो उसके 4-5 कॉपीज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, 10 नॉन रिपीट्स। आप पढ़े होइएगा तो उसको क्या हम किताब में लिखते हैं, 10 नॉन। अगर पढ़े होइएगा तो, नहीं पढ़े होइएगा तो ये सब बात ऊपर से भाग जा रहा होगा। दैट इज द 10 नॉन रिपीट्स। एंड हियर इन द यूकैरियोटिक सेल्स, दिस इज द रेगुलेटरी सीक्वेंस, रेगुलेटरी सीक्वेंस, वेयर promoter, operator, regulator, oppressor, 10 non-repeats, all are present. ठीक है? This one is a transcribing sequence. It is the transcribing segment. Transcribing? Again in the transcribing sequence, some are exonic part and some are intronic part. Some are exonic part and some are intronic part.
intronic part is non-translating region. Intronic part is non-translating region, and exonic part is translating region. And in the first transcript, all the exonic and intronic parts are present. Why? Again, the intronic part is excited. Both are removed by the mechanism of the recognizing. It is here other mechanism is present. And suppose here, in this condition, here this part is removed, and suppose this one is the intronic part for the another sequence. Then can the mRNA formed by the first splicing and formed by the second splicing are similar? क्या ये संभव है कि दोनों समान होगा या असमान होगा? असमान होगा, because here the splicing sequence is here. And in this condition, splicing sequence is here. That means the nature of the mRNA synthesized from the same transcribing sequence, is changed. That means in the eukaryotic genomic conditions, a number of mechanisms are present. And here the regulation of the genetic sequences at the expression level is very complex. Is very complex with respect to the prokaryotic organization. So there is a number of transcribing factors, there are number of transcribing natures, or there are number of transcribing mechanisms by which hormone receptor or hormone after the association with the cytoplasmic receptors can change the nature of mRNA. ओके, आज इतना ही रहने दिया जाए क्योंकि जेनेटिक्स का पार्ट हो जाएगा, फिर उधर थोड़ा सा. It is referred that activated receptor bind to the hormone response elements, which are short specific sequences of DNA, which are located on the promoter of hormone responsive gene. In most cases, hormone receptor complexes bind to DNA in pairs and shown in figure, जैसा कि ऊपर बोला गया है. Transcription from these genes to which the receptor is bound is affected. Most commonly, receptor binding stimulates transcription. The hormone receptor complex thus functions as a transcriptional factor. तो ये अब क्या काम करने लगा? As a transcriptional factor. Here, which I described here, जो कि हमने आपको अभी बतलाया, it is the diagrammatic reproduction of the same the thing. थोड़ा सा मैंने उसको क्या बतलाया, थोड़ा सा कम में. And here some work is extended diagrammatically. उसका थोड़ा सा molecular level पे हमने explain कर दिया यहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं. I want to present what is which is necessary for you. हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मत समझिए कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, बट जो आपके लिए जरूरी है. And here just I am saying that action of receptors. What is the action of receptors? Okay. In next class I will describe the different receptors of the steroidal hormone. And here what is the nature of the steroidal hormone? Here some abbreviated nomenclatures are present. Here it is the steroid hormone. SR. We mention here the SR. SR means the steroid receptor monomers. Monomers means one unit, one structural unit. One structural unit, that is monomer. HSP. Where is HSP? बताइए. Here is HSP. Here is HSP. HSP means heat shock protein complexes. Heat shock
protein complexes. HRE. Where is HRE? Here is HRE. Hormone response elements. Hormone response elements. Membrane associated receptors, MSR. Membrane associated receptors. Just I am telling that the some amide hormones moves through the membranous receptors and some moves directly through the cytoplasm. And here the steroidal hormones either move through the membranous through receptors, that is MSR, or through associated with the SR. Okay? When the SR enters within the cytoplasm, it associated with the HSP, that is heat shock protein complexes. Heat shock protein complexes. And then heat shock processes is translocated or activated the SR. Then after the activation, the HSP is released and HR releases the activated HR enters within the nucleoplasm. That is the one pathway. It is the one path. Second, MNAR. That is, it is associated with the SRC. It is the protein. And it forms a complex. MNAR, SRC form a complex with the SR. Then they are activated and enters within the cell. And both are associated here. Both are associated and form a complex. Then it acts as the co-activator. And it is the activator. And activator and co-activators are associated. P means phosphorylated. All where P is present. That is the phosphorylation. That activation requires the source of energy. That is the phosphorylated. P means phosphorylated. And after the activation, it regulates and controls the polymerase 2. That is RNA polymerase 2. Or enzyme polymerase. And by the regulation of the polymerase, it controls the transcriptional level. And change the HRE. HRE means hormone response elements. HRE. That HRE, hormone response element, is responsible for the changing of the metabolic activities of the cell as per the nature of hormone. क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं. किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए. विच सो एवर, जो हमने एक ब्लाइंड बतलाया, एक ग्राफ में बतलाया, दैट इज एट द मॉलिक्यूलर लेवल. यही चीज का ये डायग्राम है जो हमने आपको बतलाया. कोई नया चीज नहीं है. उसी चीज का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, एक ग्राफिकल पार्ट. क्लियर? एंड इट इज द एक्शन ऑफ रिसेप्टर्स. In next class, we will discuss on the here some more diagram is also present here, which we will discuss in the next class. Here जो हमने बतलाया उतना आप उसको देख लीजिए. This one we will discuss in the next class. ठीक है?